नमस्कार। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं फर्स्ट असाइनमेंट का वीडियो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 2 बीए प्रोग्राम एसओएल डीयू। सेमेस्टर 1 के 2 वीडियो हिंदी में चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विज्ञान के सिद्धांत की प्रत्येक द्वंद्व स्थिति को दैनिक जीवन में उपलब्ध उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। आप अपने आप को किस स्टेज में रखते हैं और क्यों? इसका जो लार्जर पोर्शन है वो एरिक्सन के सिद्धांत पर ही आधारित है और इन्होंने एक टैग क्वेश्चन लगा दिया है कि इन सब के आधार पर आप अपने आप को किस स्टेज में रखते हैं और क्यों। आंसर देते हुए आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास किया है। उनका ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को 8 चरणों में बांटकर उसको समझा जा सकता है और उसके विकास को पता लगाया जा सकता है कि वह कौन से विकास के चरण में है और उसमें किस किस तरह की विशेषताएं पाएंगी। एरिक्सन का यह भी मानना था कि विकास के चरण पूरे मानव समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं और इनकी प्रकृति भी सार्वभौमिक है, यानी सब लोगों में ये पाए जाते हैं और ये पूरे विश्व में इसी तरह से कि जैसे जो स्टेज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। एरिक्सन के अनुसार हर चरण के लिए एक विशिष्ट समान अवधि होती है। समय उन्होंने डिसाइड करके बताया कि इतनी इतनी समय की ये स्टेजेस होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हर स्टेज से एक तरह के द्वंद्व का सामना करना पड़ता है और उस द्वंद्व को यानी कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करते हैं या रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। इससे उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। आगे का जो इनके 8 के 8 जो इन्होंने बताई हैं अवस्थाएं, वो अवस्थाएं आपकी पुस्तक में ही हैं और अधिकतर वहीं से आप लिख सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से आप मुख्यतः कुछ चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेजेस यही होंगी और स्टेजेस की सारी विशेषता आप लिखेंगे। दूसरी एक और बात है, एक या दो विशेषता लिख लेने के बाद जब आप एक दो जो स्टेजेस हैं उनको लिख देंगे, उसके बाद आप अपनी ये जो टेबल है, जो टेबल समराइज करती है कि ये क्या क्या अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं की क्या अनुमानित आयु है कि कौन कौन सी आयु में, जैसे उत्तर बाल्य अवस्था जो है 6 से 12 साल में पाई जाती है, और उनमें क्या मनोवैज्ञानिक संकट या हम जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे थे वो क्या होता है और फिर उससे किस तरह का गुण जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी में डेवलप होता है। ये उसको जो आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा को इन्होंने टेबल के तौर पे दिया हुआ है। आप इसको ऐसे ही अपने असाइनमेंट में बना देंगे, लेकिन अभी ऊपर नहीं बनाएंगे इसको। आप थोड़ा सा 2 अवस्थाएं डिस्कस करने के बाद या 3 अवस्थाएं डिस्कस करने के बाद बीच में बनाएं, तो ये लगेगा कि हाँ भाई आपने ना इसको आप करते करते हुए ही जो है बीच में इसे हाईलाइट करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालेंगे मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। इसमें आप स्टार्ट करेंगे कि एरिक्सन ने मानव व्यक्ति के विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा है और उनके अनुसार मानव इन अवस्थाओं से गुजरकर ही व्यक्ति की को पूर्ण रूप से विकसित हो पाता है। तो जब हर एक मानव यहाँ से गुजरता है और फिर वो उसका विकास हो पाता है। और एरिक्सन के सिद्धांत को समझने के लिए इन 8 अवस्थाओं को समझना भी आवश्यक है। अब इसके बाद मैंने सिर्फ जो हाईलाइट किया है वो जो भी स्टेज है उसके नाम को हाईलाइट किया है। आप लिखेंगे सब कुछ, नीचे लिखा हुआ सारी ही चीजें आप लिखेंगे और उन सब चीजों को लिखते हुए ही आप कहीं कहीं पे कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को, कुछ मैंने बताए हैं और अगर आपको भी लगता है पढ़ते हुए तो आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में आपको हाईलाइट करके ये दिखाना होगा कि आपने इस चीज को समझा है। चलिए, पहली जो स्टेज है वो शिशु अवस्था जन्म से लेके 1 साल तक होती है और उसमें विश्वास और अविश्वास के बारे में बात की जाती है। मुख्यतः सारांश तौर पर मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर ये लिखा गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो विश्व के प्रति एक विश्वास या अविश्वास का भाव उसके अंदर पैदा होता है, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट का भाव पैदा होता है। अगर बच्चे की जो सारी आवश्यकताएं हैं माँ लाड दुलार से जो है उसे
सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो उसे ज़रूरत है, तो उसे ये लगता है, उसे एक सेफ्टी फ़ील होती है और उसके अनुसार वो उसमें ये विश्वास पैदा होता है कि जो बाहरी संसार है वो एक ऐसा संसार है जो कि सेफ है और मुझे इसके प्रति विश्वास रखना चाहिए। इसमें माता की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा होती है और माता अपने बच्चे के साथ संवेदनशील और वात्सल्यता के साथ व्यवहार करती है, प्यार से व्यवहार करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि उसका ध्यान रखने के लिए वो हमेशा उपस्थित है। इस प्रकार बच्चे में ये विश्वास होता है कि एनवायरनमेंट सेफ है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इसके अंदर, ये सारा आप लिख लेंगे। हाइलाइट करने के लिए जैसे अगला पॉइंट है कि व्यक्ति के जीवन का पहला मनोवैज्ञानिक संकट त्रासदी इस अवस्था में ही उत्पन्न होता है और वो भय, संदेह और अवसाद की स्थिति भी बच्चों में विकसित होती है। अगर बच्चे का ध्यान शुरुआती तौर पर ही नहीं रखा जाता और उसे नेग्लेक्ट किया जाता है तो उसको अपनी क्षमताओं पे अविश्वास का भाव हो जाता है। उसके बाद आप सेकंड जो अवस्था है उसको लिखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था 1 से 3 साल, स्वायत्तता बनाम शर्म या शंका। इसमें ये जो आपको इस के अंदर दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ दी गई है इसको आप ना लिखें। कैसे और करें और समझें, ये इस अवस्था में बच्चे को ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप पूरे को ना लिखें, बल्कि आप स्टार्ट करेंगे। ये इस पोर्शन को आपको नहीं लिखना है। आप स्टार्ट करेंगे, शिशु पहले मनोसामाजिक संकट को सुलझाकर विश्वास और आशा के साथ जिस गुण को विकसित करता है वही अगली अवस्था में स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए होने वाले संघर्ष की आधार भूमिका बनते हैं। आगे थोड़ा सा लिखा गया है जो कि फ्रॉइड के बारे में लिखा, वो आपको नहीं लिखना। जैसा कि हम जानते हैं शिशु अवस्था में शिशु अपनी सभी कार्यों को पूरा करने के लिए माता या परिवार पर निर्भर होता है। ये सब चीजें अब आप लिख लेंगे। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास तेजी से हो रहा होता है और वो जो जो चीजें सीख रहा होता है वह नए कौशलों को सीख रहा होता है और खुद करके उनको देखने की उसमें जिज्ञासा होती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बच्चे खाने के लिए, कपड़े पहनने की, इस तरह की जिद करते हैं। तो ऊपर ये भी लिखा गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या ये चीजें आप अपने आसपास देखते हैं? तो यहाँ पर आप ये जोड़ सकते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ लिखा गया ना, स्नान करना, कपड़े पहनना, खाना खाना इत्यादि। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि इस उम्र में बच्चे इस तरह की जिद करते हैं और बच्चे इस अवस्था में खोजने, चयन करने और आजमाने की जो उत्सुकता है वो रखते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ हो जाती है कि माता-पिता अब ये जो स्वायत्तता है, बच्चों को जो स्वतंत्रता है, वो कैसे देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे को फ्री कर देते हैं, यानी उसको निरंकुश स्वायत्तता या स्वतंत्रता दे देते हैं, तो उससे भी बच्चे को हानि होती है। और इसलिए ज़रूरी है कि भाई एक संतुलित तरीके से बच्चे को थोड़ी फ्रीडम भी दी जाए और बच्चे को थोड़ी ऑटोनॉमी भी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, और वो उससे जो है चीज़ें ज़्यादा सीखता है। बच्चा, अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि वो उसे थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दी जाती है तो उसमें आत्मविश्वास होता है। और अगर बच्चे को बार बार रोका जाता है, बिल्कुल भी उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती कोई भी काम करने की, तो बच्चे में शर्म का भाव विकसित होता है। इससे अगली जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है, 3 से 6 साल। पहल बनाम अपराध बोध या ग्लानि, यानी पहल करना काम के लिए या फिर काम ना कर पाने का गिल्ट होना। तो इस वाली पूरी जो अवस्था है, उस अवस्था में एरिक्सन यही कहते हैं कि ये वो टाइम है जब बच्चा स्कूल जाता है और वो नई तरह की मानसिक क्षमताएं और शारीरिक क्षमताएं विकसित कर रहा होता है। तो इस समय पे वो नई जिम्मेदारियों का भी अनुभव करता है और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स या बच्चे के जो आसपास के जो लोग हैं वो कैसे बच्चे की जो नवीन पहल है, किसी भी काम को करने का जो वो इनिशिएटिव लेता है, वो उसको कितना उत्साहित करते हैं और कितना हतोत्साहित करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा कोई काम करता है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा और वो और ज़्यादा पहल करने की कोशिश करेगा और नई चीज़ें सीखने की तरफ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को बार बार हतोत्साहित किया जाएगा, मखौल उड़ाया जाएगा, हम बच्चे पे कई बार हंस देते हैं, तो उससे बच्चे को एक ग्लानि का अनुभव होता है और वो फिर अपराध बोध में रहता है और वो बहुत ज़्यादा जो उसकी पहल है वो नहीं लेता है। तो वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं करता और वो लगातार जो है डिपेंडेंट होता जाता है। अगर बच्चा जो है इसमें पहल करने या अपराध बोध में से
पहल करने की तरफ रिज़ॉल्व करता है सारी चीज़ों को, तो उसका आगे आने वाला जो विकास है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आती है अवस्था उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इसमें परिश्रम वर्सेस या परिश्रम या उद्यम बनाम हीन भावता की बात है कि व्यक्ति उद्यम करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए या फिर उसके अंदर गिल्ट की भावना आती है। अब ये स्कूल का टाइम है, 6 से 12 साल प्राइमरी स्कूल का टाइम है और इस समय पे स्कूल बच्चे की बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ बच्चे में अपनी जो भूमिका है और ज़िम्मेदारी है, वो और ज़्यादा उसको लेकर सीरियस होता है। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू करता है और ये भी देखा गया है कि जब बच्चे इस समय पे जिस तरह के खेल खेलते हैं, उसमें वो कहीं न कहीं अपना जो सामाजिक और उनकी जो व्यावसायिक यानी वोकेशनल जो भी भूमिका है, उसके अनुसार काम करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, यहाँ आप लिख सकते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चे डॉक्टर, टीचर और इस तरह से कई सारी ऐसी चीज़ों को इनैक्ट करते हैं अपने खेल में, जहाँ पर वो जो उद्यम है या परिश्रम जो है, उस चीज़ को कहीं न कहीं शो कर रहे होते हैं। तो बच्चे इस तरह से जब खेलते हैं, उन्हें रोकना नहीं चाहिए बल्कि उनकी जो भी सोच है, उस सोच को और आगे हमें बढ़ाना चाहिए। अब इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि नए-नए जो कौशल होते हैं या बच्चों की जो इंटरेस्ट होते हैं, उसको अगर खासकर उसका जो पीयर ग्रुप है, वो और उसके पेरेंट्स अगर उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों में हीनता महसूस करता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, राहुल 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसका एक मित्र समूह है मतलब पीयर ग्रुप है और उसके साथ कुछ चीज़ें तो सबको पसंद है, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो दूसरे लोगों से नहीं मिलती। जैसे उसको बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, लेकिन कोई भी उसका जो दोस्त है, वो उसकी पेंटिंग को सराहता नहीं है या इस कौशल पे ध्यान ही नहीं देता। जबकि वो किसी एक और दूसरे दोस्त को जो कि खूब तेज़ दौड़ता है, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर लगातार ये बच्चा नज़रअंदाज होगा, तो वो दुखी रहेगा और फिर बाद में वो कहीं न कहीं अपने ऊपर संशय करेगा, संकोच करेगा और इस तरह के व्यक्तित्व जो गुण हैं, वो उसमें विकसित होंगे। लेकिन अगर बच्चे को थोड़ा-सा एप्रिसिएशन मिलता है, कहीं से भी थोड़ा सहारा मिलता है, तो वो इस एज ग्रुप में अपनी जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाता है, उद्यमशील व्यक्तित्व को विकसित करने में आगे जाके ये बात उसकी सहायता करती है। अब आते हैं हम 12 से 19 वर्ष में किशोर अवस्था, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, पहचान का संकट। ये एरिक्सन के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था में ना तो बच्चा ही रहते हैं या ना ही वो युवा बन पाते हैं और लेकिन साथ ही साथ जो है भूमिका और सामाजिक अपेक्षाएं अलग-अलग होती रहती हैं। किशोरों के सामने एक नवीन मनोसामाजिक आयाम प्रस्तुत होता है जिसे हम ईगो आइडेंटिटी कहते हैं, जो कि एक सकारात्मक चीज है। ईगो नेगेटिव सेंस में नहीं यूज की गई है। यानी बच्चे अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ होती है भूमिका विभ्रंति या संभ्रंत या कॉन्फ्लिक्ट। आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या करना है आगे, किस तरह से काम करना है, हम क्या हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल बच्चों के सामने खड़े होते हैं। आप ये सारा देख सकते हैं। इसमें नीचे जो ये एक एग्जांपल दिया है, ये मैंने काटा हुआ है क्योंकि ये नहीं लिखना है, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें आगे थोड़ा सा और ये बताया गया है कि किस तरीके से अगर व्यक्ति जो अडोलेसेंट बच्चे हैं, जो ना बच्चे हैं और ना युवा हैं, वो कैरियर चुनने की अक्षमता, निर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी आदि अनुभव करते हैं इस समय पर। तो कहीं न कहीं अगर वो यहाँ पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट है आइडेंटिटी को लेके, उसे अगर ठीक से रिज़ॉल्व कर पाते हैं, तो वो एक अच्छा कैरियर चुन पाते हैं और ज़्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। लेकिन अगर यहाँ इस एज ग्रुप में वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, तो वो फिर आप थ्रू आउट लाइफ और आगे कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। 20 से 40 वर्ष की जो अवस्था है, उसे युवा अवस्था की अवस्था कहा गया है। 20 से 40 से पहले आपको युवा अवस्था लिखना पड़ेगा, जिसका पॉइंट आत्मीयता और अलगाव से संबंध रखता है। ये एज ग्रुप जो है 20 से 40 एज ग्रुप में व्यक्ति विवाह कर लेता है और प्रारंभिक जो उसका पारिवारिक जीवन या व्यवसाय है, दोनों चीज़ें आप अपना जो जिस भी तरह के काम करना शुरू करते हैं, नौकरी शुरू करते हैं और आप अपना परिवार भी इस टाइम पीरियड पे शुरू करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें आत्मीयता का भाव इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति सकारात्मक आत्मीयता का भाव रखता है, वो व्यक्ति एक अच्छा जो है वैवाहिक जीवन
साथ ही साथ अपने मित्रों, भाई-बहनों, अभिभावक और रिश्तेदारों के साथ भी आत्मीयता को शेयर करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मीयता की कमी होती है, वो अपने ये जो सारे रिश्ते हैं, इन रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं बढ़ा पाता। साथ में वो ये कहते हैं कि आत्मीयता का मतलब यहाँ पे यही है कि उस व्यक्ति में सहयोग है, सहानुभूति है, समर्पण है, सकारात्मकता है और खुलापन है। जिन लोगों में इन चीज़ों का अभाव मिलेगा, वो कहीं न कहीं फिर आगे आने वाली एज ग्रुप में भी दुखी रहेंगे इन इन क्योंकि वो रिज़ॉल्व ही नहीं कर पाएँगे इंटीमेसी वाले इश्यू को। इससे नेक्स्ट आता है मध्यकाल। 40 से 65 वर्ष की जो एज ग्रुप है इसमें, जिसमें उत्पादकता बनाम ठहराव की बात आती है। उत्पादकता से यहाँ तात्पर्य यही है कि ऐसा जो व्यक्ति आगे आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देता है, उनके बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, समाज से संबंधित कामों को करता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस एज ग्रुप में भी उत्पादकता की तरफ बढ़ता है, प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ बढ़ता है। जबकि दूसरे व्यक्ति जो ऐसा काम नहीं करते हैं, उनके जीवन में ठहराव आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इससे जो नेक्स्ट है, जो कि 8th और अंतिम अवस्था है, जो 65 वर्ष से लेकर मृत्यु तक रहती है, उसका जो इशू है वो संपूर्णता बनाम निराशा है। इस अवस्था में व्यक्ति आगे के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो हर उस चीज के बारे में सोचता है जो उसने पहले की है अपने जीवन में। अगर व्यक्ति अपने पुराने जीवन में उसने जो भी काम किए हैं, उसने जिस तरह का करियर को लेकर डिसीजन लिया, जिस तरह से सामाजिक काम किए, तो इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है। और जो व्यक्ति ये सब काम नहीं करते हैं और अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, तो वो कभी भी जीवन में जो संपूर्णता है या परिपक्वता है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। जबकि ऐसे व्यक्ति जो सेटिस्फाइड हैं, वो जीवन की वास्तविक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक आपको ये सारी चीज लिखनी है। अब इससे नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट था आपके क्वेश्चन का कि इस सिद्धांत के अनुसार आप किस स्टेज पर हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। अब मैंने इसे मेल के पर्सपेक्टिव से लिखा है, इसको फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी लिखा जा सकता है। तो जैसे मैं रखता हूँ इस तरह से लिखा गया है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप अपने अनुसार इसे लिख लें। इस सिद्धांत में अब तक अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ ही गए होंगे कि 12 से 20 जो एज ग्रुप वाला जो है 5th स्टेज है किशोर अवस्था की, आप उसमें आते हैं। इस सिद्धांत में मैं खुद को किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत रखता हूँ, क्योंकि दोनों उम्र के लिहाज से और ऊपर वर्णित इस अवस्था की विशेषताओं के आधार पर यही जो स्टेज है मैं उसमें आता हूँ। इस स्टेज या चरण के अनुसार किशोर अक्सर बचपन और युवावस्था की सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक अपेक्षाओं से घिरे होते हैं। तो एक तरफ बचपन की भी अपेक्षा है और दूसरी तरफ युवावस्था की भी अपेक्षा है। तो इसी को मैंने लिखा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं कभी बालक और कभी युवा माना जाता हूँ। कुछ समय में माता पिता तुम अब बच्चे नहीं रहे कहते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में कुछ निर्णय लेने की बात आती है तो वो कहते हैं अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो सारे डिसीजन ले लो। अन्य अवसरों पर माता पिता से अपेक्षा करते हैं कि हम एक वयस्क की तरह काम करें, जबकि दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि आप बच्चों की तरह व्यवहार ना करें। यह मेरे लिए काफी भ्रामक है, क्योंकि कई बार मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। इस एज ग्रुप को जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो यही बात थी ना कि कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति पैदा होती है और ये नहीं समझ आता कि बड़े हैं या छोटे हैं या बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या आती है कि यही समझ नहीं आता कि हम क्या करें। फिर आगे वो कहते हैं कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्तिगत संभावनाएं तलाशते हैं इस स्टेज पर, और उनके अन्वेषण के परिणाम के आधार पर अपनी पहचान बनाने लगते हैं। तो लोग इस एज ग्रुप में यही काम करते हैं। मैं अपने कौशल और रुचि के अनुसार संभावनाओं की खोज कर रहा हूँ। तो भैया हमारे जो भी इंटरेस्ट है उसके अनुसार आप, आई एम श्योर कि आप अभी लगे हुए होंगे कि किस तरह का आगे जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, कैसे किस तरह की जॉब करनी है, कौन से एरिया में जा सकते हैं। तो उसी आधार पर मैं लगातार अपने जीवन, व्यवसाय और अन्य मुद्दों के बारे में लोगों से सहायता और मार्गदर्शन मांगता रहता हूँ।
मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, तो बहुत बार ये वाली बात भी आती है। कभी-कभी मैं अपने व्यवसाय, करियर और जीवन के बारे में बहुत उलझन में भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन नहीं होता है। तो ये इस तरह की सारी जो समस्याएँ हैं, मैंने इसीलिए लिखी हैं क्योंकि ये एज ग्रुप में आती हैं, और आप अपनी तरफ से जब लिख रहे होंगे तो इन्हें ऐसे ही लिखेंगे। एक और मुद्दा मुझे अपने दोस्तों से स्वीकृति प्राप्त करने का भी है, कि जब हम अप्रूवल की बात करते हैं कि हम अपना जो एज ग्रुप है उसके साथ वाले जो लोग हैं, उनके साथ कितने हम एक्सेप्टेड हैं या नहीं हैं। कई मौकों पर मुझे बाहर जाने, पैसे खर्च करने के बारे में स्पष्ट निर्णय लेने की जब बात आती है तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाता। उनमें से कुछ को जो आज़ादी है, वो आज़ादी मेरे माता-पिता ने अभी मुझे नहीं दी है। तो ये वाला भी जो है, एक पीयर प्रेशर हमेशा बनता है, जो आपकी एज ग्रुप में आपको कई बार आप इस बात को फ़ील करते होंगे। पिछले साल मेरे दोस्त, तो एक उदाहरण अब हमने दिया कि जैसे पिछले साल मेरे दोस्तों ने एक दोस्त के घर पर देर रात पार्टी का आयोजन किया और मुझे इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए यह मेरे लिए काफ़ी शर्मनाक स्थिति थी। हालाँकि अब हम एक पॉज़िटिव पॉइंट पे इसे आंसर को छोड़ेंगे, कि हालाँकि दिलचस्प बात ये है कि एरिक्सन के सिद्धांत को पढ़ने के बाद में मैं समझ पाया हूँ कि हर कोई इस चरण से, यानी स्टेज से गुज़रता है, और सबके सामने समान द्वंद होते हैं। इस प्रकार मैं निष्कर्ष के तौर पे, अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, इस प्रकार मैं निष्कर्ष के तौर पर कह सकता हूँ कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व मानसिक विकास के 8 चरणों के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित क्रम में विकसित होता है। ये पहले से निर्धारित होता है कि यही 8 स्टेजेस होंगी, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आएंगी, जो कि शैशव अवस्था से लेकर वयस्कता तक होती है। जैसा कि हमने प्रत्येक चरण के दौरान चर्चा की, व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक द्वंद का अनुभव करता है, जो व्यक्ति विकास के लिए या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक। लास्ट पॉइंट हम आपकी तरफ से ही लिख रहे हैं, मैं किशोर अवस्था के चरण में हूँ और द्वंद्वों को हल करने और इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब किए